कम रेगुलर, ऐसे। क से कॉनरेड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमन। अब एक चीज बता दूं आपको यहाँ पे कि अपर कोर जो लिक्विड स्टेट में है वो एक बहुत बड़ा कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। क्वेश्चन आएगा आपका कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन करें। जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग हमारे जो भी मार्गदर्शन है उससे आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। हम लोगों ने चूँकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चाह रहे हैं कि लगभग जो भी सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग उसको टच करें, ताकि आप लोग सभी विषय में कुछ कुछ अब सीख जाएं और हम लोग इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आज जैसे भूगोल का एक टॉपिक हमने बताया था, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। उम्मीद है कि आप लोग उससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और घर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। उसी तरह उसी क्रम में आज एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये 6 JPSC में आया था, ये 7th में नहीं आया है। हो सकता है कि इस बार आ जाए और जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे या फिर कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे संबद्ध रहेंगी। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि, और एक चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक है ये जितना महत्वपूर्ण JPSC मेंस के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण JPSC PT के लिए है, या फिर और भी जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा हम लोग लास्ट में बताएंगे कि क्या क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग इसका जितना भी चीज़ ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, पहले हम लोग उसको बिंदुवार बताएंगे। उसके बाद लास्ट में कंप्लीट एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक डिटेल आपको बताएंगे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है इसको, ये सब चीज़ों। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आप जान रहे हैं कि जो पृथ्वी है उसका त्रिज्या अगर देखा जाए तो NCERT के हिसाब से 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर उसकी त्रिज्या है, यानी इसका डायमीटर इसका जस्ट डबल हो जाएगा। और अगर हमको उसके अंदर की चीज़ों को जानना अगर कोशिश करें हम, तो जो सबसे गहरा खान जो है वो भी 10 किलोमीटर के आसपास का है। सबसे गहरा मतलब 6371 किलोमीटर में अगर हम 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं, लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बारे में। फिर भूकंप आना, ज्वालामुखी उद्गार होना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये सब ऐसा चीज़ है जो कि लगता है कि भाई आखिर है क्या अंदर में, इतना सारा चीज़, क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो डेफिनेटली इसके प्रति लोगों के मन में आएगा। तो इसको लेकर के जो भूगोल शास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए और इनको बताने का कोशिश किया है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होगी, क्योंकि किसी ने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है। तो डेफिनेटली वहाँ के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। तो उनके आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना ऐसी होगी, इसकी कल्पना की जा रही है, इसकी कल्पना ही की जा रही है। और बाद में कुछ चीज़ें आएंगी जो कि वैज्ञानिकता के साथ प्रमाणित करेगा कि भाई इस तरह से होगा। अभी हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। पहले ये जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पहले तो ये है कि पृथ्वी जो है वो, उसका अगर रेडियस देखें हम तो 6371 किलोमीटर उसका रेडियस है। और मान के चलते कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते, मतलब डायरेक्टली हम लोग उसके अंदर घुस करके कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने। अब जो भी हम लोग जानेंगे वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या भौतिक और अभौतिक जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर ही इसको जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है या कैसी है। तो इसको लेकर के सबसे पहले बताऊं आपको कि हम इसको पहले 2 भाग में बांट देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अब देखिए, अगर हम देखें तो ताप, दाब, घनत्व, ये सब अभौतिक साक्ष्य, जिसके आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का या बताने का प्रयास किया गया। फिर वहीं उल्का, ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे, उसके साक्ष्यता के आधार पे कि भाई उल्का उसको मिला गिरा हुआ, उसका स्टडी किया, माना जाता है कि पृथ्वी के साथ साथ इसका भी निर्माण हुआ है। तो जिस तरह उल्का का स्ट्रक्चर है वैसे ही पृथ्वी का स्ट्रक्चर रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। फिर ज्वालामुखी उद्गार, नीचे से जो मटेरियल बाहर आ रहा है उसका स्टडी करके देखा गया कि ये सब चीजें होगी अंदर में। लेकिन ये सब एक खास लिमिट तक ही बताने में सक्षम हुआ कि भाई आंतरिक संरचना किस प्रकार का होगा। सबसे महत्वपूर्ण है भूकंप विज्ञान, और हम लोग का पूरा क्लास भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो भी भूकंप विज्ञान के आधार पर ही लिखा जाना होता है। हम लोग भूकंप विज्ञान के सापेक्ष में हम लोग पूरा आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन
एक दो पैरा जो है वो तापमान, दाब, घनत्व, उल्का, इन सबों को भी लिखा जाना चाहिए। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में अगर हम ताप का सहारा लें, ताप, तो आप देखेंगे भाई कैसे ताप बता पाता है कि कैसा होगा अंदर में या किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो एक चीज आप जानते होंगे कि पृथ्वी की गहराई जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। हम 32 मीटर नीचे गए, तापमान 1 डिग्री बढ़ गया। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करना है। तो 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो हम मान सकते हैं कि 32 गुना 3 यानी कि 96 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री गुना 3 मतलब 3 डिग्री हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। अगर इस 96 मीटर को हम 100 मीटर मान लेते हैं लगभग, तो मान सकते हैं कि 100 मीटर जाने में 3 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 1000 मीटर जाने में 30 डिग्री बढ़ जाएगा अगर हम इसी तरह से बढ़ते गया तो। चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, किलोमीटर, ये मीटर ही है। तो आप सोचिए कि 1 किलोमीटर में 30 डिग्री बढ़ जाता है, तो 6371 किलोमीटर में अगर 30 से गुना कर दें तो टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाएगा, 1,80,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि उतना टेम्परेचर पे तो पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो धरातल है वो इस तरह से फॉर्म में रहे, वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या समझा गया, इससे ये तर्क लगाया गया, चूंकि अंदर में क्या बढ़ रहा है वो तो पता नहीं है, वो अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ऊपर के सतह में तापमान जो बढ़ रहा है उसका अनुमान नहीं लगाया गया है, बल्कि वो साक्षात देखा भी गया है। तो तापमान और तापमान के इस बढ़ते हुए क्रम और ये अनुमान कि अंदर में तापमान इतना ज्यादा होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, उसके आधार पे एक संकल्पना ये विकसित की गई कि तापमान जो है उसका बढ़ने का दर धीरे धीरे घटता जाता है। यानी ऊपरी सतह में अगर 32 मीटर जाने पर अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो नीचे में यही इसी तरीके से शायद ना बढ़ता हो। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि संभवतः जो ऊपरी सतह है वहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण से उसके रेडिएशन के कारण वहां पे तापमान जो है वो तेजी से बढ़ता है। तो इससे एक स्ट्रक्चर ये पता लगाया गया संरचना के बारे में कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो ऊपरी सतह में है। ठीक है, तो तापमान के आधार पे इस तरह से ये चीजें विकसित की गई। अब चलते हैं घनत्व पे। घनत्व, तो अब घनत्व कैसे बता रहा है संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में। अगर हम पूरा पृथ्वी का घनत्व देखें तो 5.52 घन सेंटीमीटर है, 5.52 घन सेंटीमीटर। इसका सीधा अर्थ ये है कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और इसी तरह से मतलब एक क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसकी सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की है। अगर ये टुकड़ा धरातलीय टुकड़ा इससे पृथ्वी से काट लिया जाए, चट्टान से निकाल लिया जाए, तो इसका जो वजन होना चाहिए वो 5.52 ग्राम होना चाहिए। चूंकि एवरेज क्या है तो 5.52 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का वजन इतना ग्राम होना चाहिए। लेकिन अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब धरातल के ऊपरी भाग, हम बताएंगे बाद में कि भूपर्पट्टी या फिर प्रवार या कोर, आगे बात करेंगे उस पर, जब ऊपरी भाग के चट्टानों का घनत्व देखा गया तो पाया गया कि वो 2.7 से 2.9 ही है। ऊपर में 2.7 से 2.9, एवरेज 5.52। तो अब क्या चक्कर है इसमें, इससे क्या अनुमान लगाया जा रहा है, तो अब आपको बताता हूं कैसे अनुमान लगाया गया। तो जैसे एक एग्जांपल है कि एक रॉड है, एक लोहे का रॉड है जो दिखने में दोनों एज तक एक समान मोटाई का है, एक समान, एक जैसा दिख रहा है, वो दिखने में ऐसा है। हो सकता है कि अंदर होलो हो, अंदर हल्का, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इसका जो लंबाई है वो 10 मीटर है, 10 मीटर, और इसका जो वजन है वो 10 केजी है। तो इससे यह पता चलता है कि 1 मीटर का वजन 1 केजी होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि इसको अलग अलग मीटर्स में काट दिया, 10 मीटर में अलग काट दिया। जब इसका वजन किया गया सबसे ऊपर वाले का, तो ये 200 ग्राम ही निकला, होना चाहिए था 1 केजी, निकला 200 ग्राम। ये 500 ग्राम निकला, होना चाहिए था 1 केजी इसका भी। इसका मतलब है कि टोटल का वजन जब 10 केजी है, 10 मीटर का वजन 10 केजी है और ऊपर 200 ग्राम और 500 ग्राम निकल रहा है, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो यहाँ पर 800 ग्राम कम है 1 केजी में,
यहाँ जो 500 ग्राम कम है 1 केजी में, वो नीचे वाले लंबाई में वहाँ होगा। यानी कि जो अंतिम टुकड़ा है हो सकता है कि ये 3 केजी का हो या 5 केजी का हो, ताकि एक एवरेज मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसके आधार पे कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं संरचना के साथ में, कि जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना जब हम उसको देख रहे हैं और जब हम देखते हैं कि घनत्व कितना है पृथ्वी का, तो हम पाते हैं कि 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। लेकिन ऊपर वाला जो भाग है उसका 2.7 से 2.9 ही है। यह प्रमाणित करता है कि निश्चित तौर पर नीचे जो भाग होगा पृथ्वी का वो अत्यधिक, उसका घनत्व ज्यादा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा। मतलब ये बता रहा है कि नीचे बढ़ते जाएंगे तो चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाएगा, तो घनत्व से ये चीज निकल के चला आया। अब आते हैं दाब पे। तो आप जानते होंगे कि सर्वाधिक दाब कहां पड़ेगा? पृथ्वी के कोर पे। दाब अधिक पड़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु उसका बढ़ जाता है। यानी कि दाब इतना पड़ रहा है वहां पर कि पॉसिबल है कि ये जो है ये सॉलिड स्टेट में हो। इस पे ये इस तरह से इसका निष्कर्ष निकाला गया। अब जैसे उल्का है, तो उल्का तो आपको मिल रहा है साक्षात, आप उसको देख रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं और पा रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है पृथ्वी का। फिर एक एडवर्ड स्वेस है, वो स्वेस बताते हैं कि जो पृथ्वी है उसको उन्होंने 3 अलग अलग वलय में बांट दिया है, 3 उसको रिंग्स में बांटा है। बोला कि जो ऊपरी भाग है इसको बोला गया सियाल, इसको बोला सीमा, इसको बोला नीफे। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम, SI फॉर सिलिकॉन, MA फॉर मैग्नीशियम, NI फॉर निकेल एंड FE फॉर फेरस, लोहा। तो उन्होंने माना कि इन्हीं तत्वों का जमाव ज्यादा है भूपर्पटी में, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, इसलिए उसको सियाल कहा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बीच वाले भाग में है, जिसको हम बीच वाला भाग बोलेंगे। अभी यहाँ से प्रवार नहीं बोल रहे हैं, अभी इसको सीमा बोल रहे हैं। ऊपर वाला सियाल, बीच वाला सीमा और नीचे वाला नीफे, निकेल और फेरस। डेफिनेटली निकेल और फेरस जो होता है वो ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा कठोर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्वेस ने बताया। फिर उसी तरह से वोल्केनिक इरप्शंस जो हो रहा है वो क्या है? आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निष्कासन। जो वोल्केनिक इरप्शंस क्या है? जो अंदर का ऊर्जा है उसको बाह्य निष्कासन बोलते हैं उसको। और वहां से जो मैग्मा बाहर आ रहा है उसका स्टडी किया गया। तो कुछ हद तक जो है उसके आधार पे भी कि अंदर में क्या मटेरियल्स होगा अनुमान लगा लिया गया। लेकिन अभी तक जो भी है वो बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं था, एक अनुमान पे चल रहा था। फिर आता है भूकंप विज्ञान, और भूकंप विज्ञान जो है वो पृथ्वी के कंप्लीट आंतरिक संरचना को बताने में सक्षम होता है। और भूकंप विज्ञान के आधार पर ही इस पूरे आंसर को लिखा जाता है कि भूकंप विज्ञान जो है वो कैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बता पा रहा है। संरचना मतलब क्या होता है? चट्टानों की बनावट, कहीं कुछ डिफरेंसेस मिल रहा है तो वो डिफरेंसेस है ना, मतलब असंबद्धता मिल रहा है तो वो कहाँ पिघला अवस्था है, कहाँ सॉलिड अवस्था है, यही बताएगा कंप्लीट। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने के लिए जो 2 तरह के जो साक्ष्य हैं, भौतिक और अभौतिक, ठीक है, उसका ऐसे हम लोग हल्का हल्का लिख देंगे और अंत में जाएंगे कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये मेन टॉपिक है और यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने का। तो पहले आपको कुछ चीज बताता हूं, पहले कुछ कंसेप्ट्स आपका होना चाहिए इसको समझने के लिए, तब जाकर के आप इसको कंप्लीट डिटेल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोग देखते चले जाइए। अभी हम भूकंप उत्पन्न कैसे होता है वहां पे नहीं जा रहे हैं, वो बताएंगे हम लोग भूकंप के टॉपिक में। पहले समझिए कि फोकस क्या है, ठीक है। दूसरा एपिसेंटर क्या है, अधिकेंद्र, ठीक। तीसरा भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के हैं और इनका नेचर कैसा है। ये नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचर के आधार पे ही हम व्याख्या कर पाएंगे आंतरिक संरचना को। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका नेचर ही इंपॉर्टेंट है। जो भूकंपीय तरंग है उसका नेचर इंपॉर्टेंट है, जो बता पाता है कि इसके आंतरिक संरचना इस प्रकार से होगा। तो फोकस जानते होंगे, जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है उसको फोकस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। जहां पे वो पहली बार प्रकट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र, ये भी जानते होंगे। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको।
अब है कि भूकंपीय तरंग होते कितने प्रकार के हैं और नेचर क्या है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जान लीजिए कि जो भूकंपीय तरंग है ये बेसिकली 3 प्रकार के हैं, P, S और L। ठीक है, क्योंकि L तरंग जो है वो धरातल के अंतरतम की ओर नहीं जाता है, इस कारण से इसका रोल नहीं है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने में। P और S जो है ये कंप्लीट धरातल में प्रविष्ट करता है, तो इसी कारण से P और S जो है यही बता पाता है कि आंतरिक संरचना कैसी होगी, और इसीलिए इसको बॉडी वेव भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी वेव, जो कि पूरे बॉडी में ये जा रहा है, P और S। तो अब P और S जो है उसका नेचर समझते हैं, फिर आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे पूरे चीजों को। चलिए P की तरफ चलते हैं। पहले P, जो P है उसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। इसका दोलन का जो नेचर है, दोलन का, क्योंकि वेव कैसे बढ़ता है, उसका दोलन होता है या तो ऊपर नीचे होता हुआ या आगे पीछे होता हुआ। तो जो P का जो दोलन का नेचर है वो ध्वनि तरंग की तरह है, ध्वनि तरंग की तरह। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में P का। अब इसका एक महत्वपूर्ण गुण क्या है कि जैसे चट्टान का घनत्व बदलेगा, अगर मान लिया कि ये 3-4 प्रकार के चट्टान मैंने रखा है, एक का डेंसिटी 3 सेंटीमीटर क्यूब है, घन क्यूब, एक का 5 है, एक का 2 है और एक का 9 है, और यहां से P वेव को अगर इसके अंदर प्रविष्ट करवाया जाए तो घनत्व में वृद्धि के साथ इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जैसे उसका घनत्व बढ़ेगा स्पीड बढ़ जाएगा, पहला नेचर। दूसरा कि जिस सीमा से, जिस रेखा से डेंसिटी में चेंजेस आएगा वहां से ये अपने पाथ को भी विचलित कर देगा, विचलित। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मान लिया जाए कि 3, यहां पर इसका घनत्व 3 है, तो मान लिया कि यहाँ पे 3 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड रहा, ये 5 है तो यहाँ 5 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, ये 2 है तो 2 किलोमीटर पर सेकंड, 9 है तो 9 किलोमीटर पर सेकंड। एक चीज और बताता हूं, यहां पे अब रख दिया हमने लिक्विड, तो लिक्विड में 1 किलोमीटर पर सेकंड रहा, लेकिन इस साइड हमको प्रकट हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर ये ए साइड है और ये बी साइड है, अगर ए साइड से हमने पी वेव को अंदर भेजा है तो वो बी साइड की ओर प्रकट हो रहा है, चाहे बीच का लेयर का नेचर जैसा भी रहा हो, प्रकट हो रहा है। स्पीड जो है वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, डेंसिटी बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रहा है तो स्पीड घट रहा है। ये पी वेव का नेचर है। समझ में आ गया होगा कि जो पी वेव है दैट इज प्राइमरी वेव, और ये भी वही फोकस से उत्पन्न होता है। 3 वेव उत्पन्न होते हैं मूल रूप से, पी एस एल, हालांकि इसको बाद में और भी भागों में बांटेंगे इसको। उसके बाद जो पी वेव उसका नेचर क्या है कि स्पीड बढ़ेगा, जो चट्टान का घनत्व बढ़ेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, जिस सीमा से ये डिफरेंसेस आएगा वहां से वो विचलित होता चला जाएगा, और ये सॉलिड और लिक्विड तीनों से क्रॉस कर सकता है। ये इसका एक नेचर है। अगर हम एस की तरफ जाएं तो एस का नेचर भी कमोबेश पी की तरह ही है। अंतर क्या है कि जिस तरह ये ध्वनि तरंग की तरह है, एस जो है वो प्रकाश तरंग की तरह है। उसका नेचर प्रकाश वेग जैसे मूव करता है वैसे वो मूव करता है। दूसरा, घनत्व बढ़ने के साथ उसके गति में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, बट पी के तुलना में कम, पी से कम। दूसरा, पी की तरह उसमें भी विचलन पाया जाता है डिसकंटिन्यूटी के साथ। मतलब जैसे 2 अलग अलग लेयर्स हैं, तो जैसे यहां डिसकंटिन्यू हुआ तो यहां से विचलित हो जाएगा। ये एस का भी नेचर है, मतलब सेम दोनों दिख रहा है, लेकिन एस का एक बहुत खास नेचर है, वो है कि वो लिक्विड स्टेट से क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब अगर इस चीज को अगर हम कॉपी में बनाए, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बनाएंगे वहां पे, तो यहां पर हम एस को एब्सेंट कर देंगे क्योंकि यहां लिक्विड स्टेट है। बाकी सब ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा स्पीड को कम कर देंगे और यहां लिख देंगे एब्सेंट, मतलब एस एब्सेंट है। तो पी और एस का ये 2 क्वालिटी, 2 गुण आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ही उसका चट्टान का घनत्व चेंज होगा उसका स्पीड बदलेगा। अगर बढ़ता है घनत्व तो स्पीड बढ़ेगा, घटता है घनत्व तो स्पीड घटेगा। लेकिन P और S का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि P जो है वो सॉलिड से क्रॉस कर सकता है, लिक्विड से भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन S जो है वो लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी विशेषता के आधार पर
कि जहां पर डिस्कनेक्टिविटी है वहां पे उसका पाथ बदल रहा है, ठीक है, सॉलिड से गुजर पा रहा है, लिक्विड से नहीं गुजर पा रहा है। इसका जो विश्लेषण है उसके आधार पर पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में और फिर उसको सब डिवीजन भी उसका किया गया है। कैसे किया गया अभी हम सब बताते हैं, यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम एक तरबूज से, अगर ये तरबूज है और इसका सेंटर से इसको हम निकाल लें इस पार्ट को, तो पृथ्वी का जो है वो भी लगभग ऐसा ही दिखेगा, इस तरह से। इसका जो ऊपरी भाग है दैट इज भूपर्पटी, इसको माना कि ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी। जो बीच का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस है उसको बोलते हैं प्रवार या मेंटल, और ये है कोर या अंतरतम, ठीक है। सबसे पहले इसको 3 भागों में, मेजर भागों में बांट दिया गया। आप जान लें कि जो भूपर्पटी है वो स्थलीय भूपर्पटी भी हो सकता है और महासागरीय भूपर्पटी भी हो सकता है। तो भूपर्पटी जो है इसका जो ये ऊपर से 30 से 50 किलोमीटर या कहीं कहीं 75 से 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। जैसे अगर हम महाद्वीपीय भूपर्पटी लेते हैं तो पहाड़ वहाड़ है, ठीक है, तो उसका इस तरह से हो सकता है ये, तो इसका जो मोटाई है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सागरीय भूपर्पटी लेते हैं तो वो पतला होता है इस तरह से। ये जो बना होता है ये बना होता है ग्रेनाइट से और ये बना होता है बेसाल्ट से। इसका यूज होगा जब हम बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक, तो वहां ये काम आएगा कि इसका क्या, वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ता है प्लेट टेक्टोनिक में। तो जो भूपर्पटी है वो 0 से 30 किलोमीटर, 50 से 75 तक भी वो जाता है कहीं कहीं, लेकिन हम उसका एक एवरेज मान सकते हैं 0 से 30 तक उसकी मोटाई है भूपर्पटी की। अब आते हैं प्रवार में, तो प्रवार जो है वो 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मोटा है गहराई में, ठीक है। और कोर जो है वो 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर मोटा है कोर। अब क्या है कि जो भूपर्पटी है वो पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। ये सब क्यों बढ़ रहा है? ये विशेषता के आधार पर बढ़ रहा है। यहाँ का विशेषता कुछ और है चट्टानों का, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इसलिए वो बढ़ता चला जा रहा है। ये 2 भाग में बटेगा, फिर ये भी 2 भाग में बढ़ जाएगा और ये भी 2 भाग में बांटा गया है। इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, ऊपरी भूपर्पटी, इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट, इसको बोलते हैं अपर मेंटल, इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, इसको बोलते हैं अपर कोर, इसको बोलते हैं लोअर कोर, ठीक है। तो 0 से 10 किलोमीटर तक मान लीजिए अपर कोर, 10 से 30 लोअर कोर, 30 से 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, 700 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल, 2900 से लगभग 5150 किलोमीटर तक अपर कोर और 5150 से 6371 किलोमीटर तक लोअर कोर। ये कंप्लीट इस तरह से है। इसको हम और फ्रेश बना देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। हम इसको मान रहे हैं 2 भाग में, ये आपका अपर कोर, ये लोअर कोर, ये आपका अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, सॉरी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल और अपर कोर और लोअर कोर। 0 से 10, 30, 700, 2900, 5150, 6371, ये अलग अलग लेयर्स है और ये सभी लेयर्स जो है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर बनाया गया है, मतलब माना गया है ऐसा। अब जैसे मैंने कहा था कि P और S वेव वो इंपॉर्टेंट वेव है क्योंकि वो धरातल के अंदर तक प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होने के दौरान जो उसका जो प्रॉपर्टी है कि जैसे ही घनत्व बढ़ेगा स्पीड बढ़ा लेगा, जैसे ही जिस डिसकंटिन्यूटी लाइन से घनत्व चेंज होगा वहां से उसका पाथ ही बदल जाएगा। तो उसी के आधार पे ये सब ऐसे बांटा गया है और ये सभी के सभी डिसकंटिन्यूटी लाइंस हैं, मतलब यहां और यहां का जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, इस पूरे का प्रॉपर्टी इस पूरे से अलग है, फिर इसका भी इससे अलग है, इस पूरे मेंटल का प्रॉपर्टी इससे अलग है, मतलब इस तरह से बटा हुआ है। अभी हम बताएंगे नाम भी उसका। तो पहले मेजर डिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बांट रहा है डिसकंटिन्यूटी, ये डिस्क
डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता रेखा। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट को लेकर डिफरेंसेस है। तो 0 से 10, जो ये 10 किलोमीटर गहराई पे जो ये वाला आपका असमता रेखा है, इसको बोलते हैं कॉनरैड, कॉनरैड असंबद्धता। जो ये वाला है, मतलब पूरा क्रस्ट को जो पूरा मेंटल से बांट रहा है, इसको बोलते हैं मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता। जो ये वाला असंबद्धता है, इसको बोलते हैं रेपेटी, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग और इसको बोलते हैं लेहमन। ठीक है, मतलब अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरैड है, पूरे क्रस्ट और पूरे मेंटल के बीच में मोहो है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहो है, ऐसा भी बोला जा सकता है। एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है पीटी में। ठीक है, फिर उसी तरह से पूरा मेंटल और पूरा कोर के बीच में गुटेनबर्ग है, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमन है। ये सब डिसकंटिन्यूटीज पहचाने गए हैं पी और एस वेव के प्रॉपर्टीज के आधार पर, और वो किस तरह पहचाने गए हैं आपको बताता हूं। अभी एक चीज और बता देता हूं आपको। ये जो अपर मेंटल है, यहीं पर 100 किलोमीटर की गहराई में, मतलब 30 से आगे नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसा जोन पाया गया जो ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, दैट इज लाइक अ प्लास्टिक स्टेट में, मतलब लचीला है, वो लिक्विड भी नहीं है, वो सॉलिड भी नहीं है, वो प्लास्टिक स्टेट में है, और वो काफी अनस्टेबल है। जो भूकंपों को जन्म देने में इसका बहुत बड़ा रोल है इसका। तो चूंकि ये सॉलिड भी नहीं है ना ही लिक्विड है, यानी कि यहां से जो है लिक्विड नहीं होने के कारण एस क्रॉस कर जा रहा है, और चूंकि पी तो सबसे क्रॉस करना है तो पी भी वहां से निकल के चला रहा है, लेकिन चूंकि इसका डेंसिटी बहुत कम है, इस कारण से यहां इस जोन में जाकर के पी और एस दोनों अपने स्पीड को खो देता है। चूंकि स्पीड को खो देता है, इस कारण से इसको बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन, LVZ, लो वेलोसिटी जोन, निम्न वेग का क्षेत्र। और यह भी एक डिसकंटिन्यूटी पैदा कर रहा है, जिस कारण से इस डिसकंटिन्यूटी को पहचाना गया है, इसको बोलते हैं सैंगवेन डिसकंटिन्यूटी, सैंगवेन असंबद्धता। ठीक है, अब आपको बताऊं मैं यहां से कि अब देखा जाए अगर तो कॉनरेड, मोहो, सैंगवेन, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमन। ठीक है, ये एक ऑर्डर है। क्वेश्चन पीटी में या फिर मेंस में ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सही क्रम कौन सा है, तो ये काम आएगा। और ये हर एग्जामिनेशन में जो वनडे एग्जाम होता है, जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक आपको बताता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ इस पे, आप इसको याद कीजिएगा। कम रेगुलर ऐसे, क से कॉनरैड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमन, कम रेगुलर। तो आपका ये क्रम बन जाएगा। एक सैंगवेन कहीं से भी घुसा लीजिएगा दिमाग में कि सैंगवेन यहां पर है, LVZ के पास सैंगवेन पाया जा रहा है। तो भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी के संरचना को इस तरह से भागों में बांटा गया है। और अब वो कैसे बांटा गया है, अब कैसे भूकंपीय तरंग वहां काम कर रहा है, वो बताता हूं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा और आप लोग लिखिएगा घर में। चलिए मानते हैं कि ये वाला जो है ये कॉनरैड है, ये ऊपरी सतह है पृथ्वी का, ऊपरी सतह, और इसको हम लोग ना स्क्वायर में लेके चलते हैं, यहां ज्यादा क्लियर होगा आपको। इस तरह से वहां निकाला था ना तरबूज की तरह, अब यहां स्क्वायर लेके चलते हैं। हम मानते हैं कि ये पूरा जो है ये क्रस्ट है, ये पूरा जो है वो मेंटल है या प्रवार है, बीच का भाग यहां से यहां तक, और ये पूरा जो है वो कोर है, ऐसे मानते हैं। ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर कोर है और ये लोअर कोर है। हम लोगों ने इस तरह से मान लिया। देखिए पी जो वेव है ना, पी वेव, पी का प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग भी है, तो उसके आधार पर इसका और भी प्रकार पहचाना गया है। जैसे पी स्टार
और पी जी। थोड़ा थोड़ा अंतर के कारण पी को 3 भाग में बांट दिया गया, पी, पी स्टार, पी जी। उस तरह एस जो है वो भी उस तरह से एस, एस स्टार और एस जी। ठीक है, तो जो एस जी है वो यहां तक दिखता है, इस जगह तक, मतलब कॉन्ड्रैड तक दिखता है, कॉन्ड्रैड तक, कॉन्ड्रैड, ये कॉन्ड्रैड है, ये मोहो है, ये रेपेटी है, ये गुटेनबर्ग है और ये लेहमन है। यहां पे दिख रहा है एस जी और वो डाइवर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस जगह से दिख रहा है पी जी, पी जी, इस जगह तक, मतलब अगर मुंहों का खोज अगर देखा जाए तो पी जी ने किया है। ठीक है, फिर ये जो लेयर है यहां पर एस स्टार दिख रहा है, इस जगह पर एस स्टार, यहां तक जो है वो पी स्टार दिख रहा है, पी स्टार। तो आप देख रहे हैं पी जी, एस जी, पी स्टार, एस स्टार, ये सब आ चुका है अभी तक। ये जो अपर कोर है, इस अपर कोर में पी दिख रहा है लेकिन एस नहीं दिख रहा है। यहां पर एस जो है वो एब्सेंट है, अपर कोर में एस एब्सेंट है। ठीक है, अब इससे देखिए कितना बड़ा चीज यहां पता चलेगा कि भाई एस एब्सेंट क्यों है, वहां पे अपर कोर में एस एब्सेंट क्यों है। ये बताता है कि वो एक लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि एस का प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता। पी क्रॉस कर गया, एस क्रॉस नहीं किया, मीन्स वो लिक्विड स्टेट में है। तो जो अपर कोर है, ये पीटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अपर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, लोअर कोर लिक्विड स्टेट में नहीं है, अपर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं आपको यहां पे कि अपर कोर जो लिक्विड स्टेट में है वो एक बहुत बड़ा कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। पृथ्वी घूम रहा है अपने स्पीड में, वो तो होमोजेनस है नहीं, अंदर में लिक्विड स्टेट यहां आ गया, तो डेफिनेटली जो कंप्लीट जो बॉडी मूव करता, अगर एक जैसा का नेचर होता तो, और बीच में एक लिक्विड स्टेट होने के कारण जो उसके घुमाव के कारण जो बीच का लेयर है, यहां पर आपस के में ही घर्षण उत्पन्न होता है, दैट इज चर्निंग मोशन बोलते हैं उसको, आपस में ही घर्षण होना। जैसे एक हमने प्लास्टिक का गेंद लिया, वो पूरा सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है प्लास्टिक गेंद, उसको घुमाएंगे तो किसी तरह का आवाज नहीं आएगा क्योंकि साथ साथ में कंप्लीट घूमेगा वो। लेकिन एक खाली प्लास्टिक का बॉल लिया, उसके अंदर बालू डाल दिया पूरा, और अब घुमाएंगे तो हो सकता है कि प्लास्टिक का बॉल और अंदर का बालू साथ साथ में ना घूमे और कहीं घर्षण हो। उसी कारण से यहां पे घर्षण उत्पन्न होता है इस जगह पे, और ये जो वेव जनरेट होता है वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मतलब अगर ये सॉलिड स्टेट में हो जाता तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता, मतलब लाइफ ही नहीं होता, लाइफ की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो नेचर ने बस समझ लिया, बना लिया उसको इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि पी और एस वेव के कारण, क्योंकि हमने बताया था कि अपना इसका नेचर क्या है, स्पीड चेंज करता है, ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके आधार पर यह पता चल पाया कि भाई इतना लेयर से बटा हुआ है और इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो मतलब चट्टानों की घनत्व ज्यादा होते जा रहा है। स्पीड घट गया मतलब वहां पे उसका डेंसिटी कम है, जिससे पहचाना गया LVZ, लो वेलोसिटी जोन, या सैंगमन असमर्थता बोल रहे हैं इसको। यहां पर एस नहीं है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और पी सब जगह है, यानी कि पी जो है, मतलब पी तो जा ही सकता है, आप जानते हैं इसको। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना बताने में इसका रोल बहुत ज्यादा है। और अब इसमें चीज और बताता हूं आपको, उसको देख लीजिए। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, गोल, ये मान लीजिए कोर है, ये अपर कोर है, ठीक है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये कोर है। तो मान लीजिए ये फोकस है जहां से भूकंपीय तरंग उत्पन्न हो रहा है, तो इस पूरे जोन में एक जगह पर आएगा आपका 103 डिग्री से 143 डिग्री, चूंकि ये उत्तल होता जाता है केंद्र की ओर,
तरंग का नेचर क्या है कि ये केंद्र की ओर उत्तल होगा, उत्तल मतलब इस तरह से होगा, केंद्र यहाँ पर है तो ये पार्ट इधर रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये केंद्र उत्तल हो जाता है तो ये 103 से 143 के बीच दोनों साइड 103 से 143 के बीच में P और S दोनों नहीं पाए जाते, P और S दोनों नहीं पाए जाते। ये दोनों का वृष्टि छाया प्रदेश है, P और S शैडो जोन है, और यहां से यहां तक पूरा में S नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो लिक्विड स्टेट है यहां से क्रॉस होकर के S तो आ नहीं पा रहा है, इधर नहीं आ पा रहा है, इधर नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से पूरा जो है वो S जो है एब्सेंट है वहां पे, ठीक है। और P जो है उसका नेचर के कारण, डेविएशन के कारण इस जोन में वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसको छाया प्रदेश बोलते हैं उसको। ये फोकस है आपका, इसमें एपिसेंटर से ये सब जहां पे तरंग मिल रहा है उसको स्टडी करने को मिल रहा है, वहां से वहां पहुंच रहा है वो। तो आपने देखा कि भूकंपीय तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग एक छोटा सा आपको एक ऐसे की तरह बताते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन करें। छोटा सा बताता हूं, अब लिख पाएंगे, जितना मैंने बताया है बहुत सफिशिएंट है। अगर सबका यूज आप करते हैं नोट्स में तो आप काफी अच्छा आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए वैसे तो कई प्रमाण हैं, जैसे कि ताप है, दाब है, घनत्व है, उल्का पिंड है, जलवायुमुखी उद्गार है ना, जो इसके आंतरिक संरचना की व्याख्या में कुछ बिंदु को बताते हैं। जैसे कोई बताता है कि तापमान बढ़ रहा है तो नीचे का जो है नीचे तापमान उतना हो नहीं सकता, आप समझ रहे होंगे बढ़िया से कि ऊपर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जमाव ज्यादा है, ताप तो ये बता दिया। जो डेंसिटी है वो ये बता पाता है कि अंतरतम भाग में घनत्व ज्यादा है, यानी ज्यादा भारी चट्टान वहां नीचे में है, ज्यादा भारी तत्व नीचे में पाया जाता है। ये दो हो गया आपका। जो उल्का है वो बताएगा कि इसी तरह से होगा, कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स होंगे, पृथ्वी इसी तरह से अलग अलग वलयों में बटा होगा, ठीक है, ये बता रहा है। लेकिन भूकंप विज्ञान के आधार पर इसकी सबसे बेहतर व्याख्या की जाती है। अब वहां चले जाएंगे, फिर बताएंगे कि भूकंप विज्ञान में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 तरंग होते हैं, ठीक है। चूंकि एल तरंग जो है वो धरातल की ओर प्रवेश नहीं करता है, इस कारण उसकी भूमिका बहुत ही गौण है। पी और एस महत्वपूर्ण तरंग है, जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहचाना गया है, ठीक है, ये जाना गया है। पी तरंग जो है डैश पी, ये नेचर है उसका, प्राथमिक तरंग है ये, है ना, जल तरंग की तरह ये मूव करता है, सॉरी ध्वनि तरंग की तरह मूव करता है ये। फिर एस तरंग कैसा है उसका नेचर, और बताएंगे कि इसके इसी प्रॉपर्टी के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य और फिर बाद में 6 अलग अलग में बांटा गया है। जैसे बताया आपको कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। फिर क्रस्ट 2 भाग में है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल 2 भाग में है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर 2 भाग में है, अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है, ऐसे बांट दिया गया है। फिर अब बताएंगे कि जो अपर कोर और लोअर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का जो बीच का जो भाग है, जो असंबद्धता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट असंबद्धता, जो कौन बता रहा है, तो एस जी तरंग जो है वहां से डेविएट हो जा रहा है, वो उसको बता पा रहा है। फिर कॉन्रेड है, मोहो है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग है, लेहमन है ना, इस तरह से असंबद्धताएं हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरह से बता दिया जाता है। उम्मीद है आप बहुत कुछ समझे होंगे इसको, ठीक है। कुछ और भी अगर लगता हो कि आपको और भी कुछ जानने की आवश्यकता है इस बिंदु पे, चूंकि ये अभी मैंने डिस्क्रिप्टिव बताया है इसको, तो आप कमेंट में डालेंगे आप लोग, हम लोग उसके अच्छी तरह से उसका भी हम लोग कर देंगे, क्लास एक अलग से रख देंगे उसके लिए, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना इससे, ठीक है ना। और जहां तक ऑब्जेक्टिव बात है तो वो पूछ देगा कि मोहो असंबद्धता किसके बीच पाया जाता है, रेपेटी किसके बीच में है, या फिर ऊपर से नीचे आने का क्रम कौन सा है, कौन सा क्रम पाया जाता है, या फिर सैंगमेंट डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाया जाता है, एलवीजेड क्या है, एलवीजेड कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है कि मेंटल में पाया जाता है कि प्रवाह में पाया जाता है, फिर कौन सा भाग जो है वो लिक्विड स्टेट में है, अपर कोर, अपर मेंटल, लोअर कोर, लोअर मेंटल, ऐसे करके क्वेश्चन पीटी का बन सकता है, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसका जमाव कहाँ है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चूंकि हम लोग यहाँ भूकंप नहीं पढ़ा रहे हैं तो और भी चीजें बताऊंगा भूकंप के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। तो ये चूंकि आंतरिक संरचना के लिए है, इस कारण इतना काफी है। और भूकंप बताएंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बाद, भूकंप बताएंगे, ज्वालामुखी बताएंगे, वो सारा टॉपिक वहाँ बताया जाएगा कि भूकंप आता क्यों है, वो वहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आप लोग से गुजारिश है कि इसको आप लोग शेयर करें, इसको आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लग ही रहा होगा। और
और आप जो बताया गया उसका नोट्स बनाइए आप लोग, और जो भी चीज़ चाहिए होगा आप लोग कमेंट में डालेंगे। हम लोग जल्द एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।